नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपनी क्लास में चल रहा है बीए पार्ट 3 आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें अपन ने देखी थी देशी राज्यों के प्रति कंपनी सरकार की नीतियाँ, जिसमें अपन ने 2 नीति पहली वाली क्लास में करी हैं। अब देखते हैं अपन ब्रिटिश सरकार की अधीनस्थ एकता की नीति, यानी कि कंपनी सरकार। शुरुआत में अपन ने चर्चा करी थी कि पहले वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई थी। जैसे ब्रिटिश सरकार एक आर्थिक लाभ कमाने के लिए भारत में आई, उसी प्रकार से कितने सारे विदेशी राज्य या कंपनियां भारत में एक आर्थिक दृष्टि से लाभ कमाने के रूप में आए थे। चूँकि जितने भी भारी कंपनियां आई, दूसरे देश आए, तो कंपनी सरकार के समय पर वो सारे ही एक तरह से वापस जाने लग गए थे और ब्रिटिश सरकार का ही भारत में एक तरह से बोलबाला चल रहा था। चूँकि कंपनी सरकार आई तो एक व्यापारिक दृष्टि से थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारतीय देशी राज्यों के स्थिति देख करके कि यहाँ पर नरेशों में कोई एकता की भावना नहीं है और अपन चाहें तो यहाँ पर अच्छे से अपना एक तरह से पैर जमा सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर अपना पंजा स्थापित करना शुरू कर दिया। और उसमें अपन आज देखते हैं ब्रिटिश सरकार की अधीनस्थ एकता की नीति, जिसको अपन तीसरी नीति या तीसरा काल कह सकते हैं, जो रही थी 1858 से 1947 ईस्वी सन तक। इसमें कंपनी सरकार की क्या नीति रही वो अपन देखते हैं। वैसे देखा जाए तो शुरुआत में कंपनी सरकार की नीति थी एक तरह से अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि भारतीय देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में या बाहरी मामलों में किसी भी प्रकार से वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चाहे वो कैसे भी अपने क्षेत्र में कुछ भी कार्य करें, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे और रहेंगे। उनका केवल अपना उद्देश्य था, वही वो कर रहे थे, यानी कि एक व्यापारिक दृष्टि से वो अपना काम कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, लेकिन आगे चल करके उन्होंने धीरे धीरे इस नीति का त्याग करते हुए भारतीय देशी राज्यों के प्रति अधीनस्थ पृथक्करण की नीति भी उन्होंने अपनाना शुरू किया था। यानी कि दिखाने के लिए तो वो एक तरह से क्या रहेंगे, एक तरह से हस्तक्षेपी नीति को वो व्यवहार में ढाले रहेंगे, लेकिन उन्होंने आंतरिक रूप से कभी भी भारतीय देशी राज्यों का हित नहीं चाहा। उन्होंने कभी भी ये नहीं चाहा कि भारतीय देशी रियासतें या देशी हमारे जो नरेश हैं वो सब एकजुट करके रहें, चूँकि उनका इससे अहित हो रहा था। उनका मेन उद्देश्य था अपने आर्थिक हित को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, जिसके लिए उन्होंने एक तरह से नैतिकता की नीति की अवहेलना की थी और भारतीय नरेशों में फूट डालो और राज करो की नीति को उन्होंने अपनाना शुरू किया था। उनकी ये दूसरी नीति थी अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। और आज अपन देख रहे हैं ब्रिटिश सरकार की अधीनस्थ एकता की नीति। अधीनस्थ एकता में क्या था कि वो उनके अधीन तो रहेंगे, लेकिन वो एक तरह से उनमें एकता भी बनाए रखें। अब अपन शुरू से देखते आ रहे हैं कि कंपनी सरकार ने कभी भी भारतीय देशी राज्यों का हित नहीं चाहा। आंतरिक रूप से उन्होंने पूर्ण रूप से नैतिकता की भावना का उल्लंघन किया था। लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि कई कार्य ऐसे थे जिससे कि उनको अपने आर्थिक क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जिस कारण उन्होंने अधीनस्थ एकता यानी कि भारतीय देशी राज्यों के प्रति एकता की भावना को भी उन्होंने प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था, जिससे कि उनके हित पूर्ण रूप से सत्य रहे। इसमें अपन देखते हैं कि इसकी क्या तो विशेषता थी और इस काल में उन्होंने कंपनी सरकार ने भारतीय देशी राज्यों के प्रति क्या नीति अपनाई थी। 1857 से 1919 ईस्वी सन तक कंपनी सरकार का ये तीसरा काल लॉर्ड कैनिंग के समय से शुरू होता है। विद्रोह के शांत हो जाने पर कंपनी की प्रभुता ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई थी। अब इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बन चुकी थी। विद्रोह में लगभग सभी भारतीय नरेशों ने अंग्रेजों के साथ पूर्ण रूप से सहयोग किया था
और इस सहयोग से ब्रिटिश सरकार को यह एहसास हो गया था कि नरेशों के सहयोग से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थायी रह सकता है। केवल भारतीय नरेशों के सहयोग से ही अंग्रेजी साम्राज्य यानी ब्रिटिश सरकार का जो स्थायित्व है वो भारत में एक तरह से लंबे समय तक टिक सकता है। इसी में अपन आगे देखते हैं, इस सहयोग से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थायी रूप से रह सकता है। देशी राज्यों के मिले सहयोग से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि राज्यों ने उस तूफान को रोकने का काम किया जिसका एक बड़ा झोंका हमें यानी कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ करके फेंक सकता था। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन के सुरक्षा कपाट की नीति के रूप में राज्यों को कायम रखने का एक तरह से निर्णय लिया था। इसमें उन्होंने लॉर्ड डलहौजी द्वारा गोद लेने की प्रथा, जिसे जो बंद कर दी गई थी, उसे पुनः वैधानिक रूप देते हुए नरेशों के दिलों में विश्वास उत्पन्न करने का कार्य किया था। चूँकि अपन देख रहे हैं कि कंपनी सरकार की अपने देशी राज्यों के प्रति अधीनस्थ एकता की नीति, यानी कि किस तरह से ऐसे कौन कौन से वो कार्य कर सकते थे जिससे कि देशी राज्यों में एकता की भावना को वो दिखा सके। वैसे मुख्य रूप से उनका मेन जो आंतरिक एक उनकी भावना थी वो ये थी कि देशी नरेश हमेशा एकजुट होकर के नहीं रह सके, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए कार्य किया कि जैसे तैसे करके अधीनस्थ एकता की नीति को हम पुनः चालू करें। हमने देखा था कि हमारे देश में गोद लेने की प्रथा पहले पुराने समय से ही चली आ रही थी और लॉर्ड डलहौजी ने इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। यानी कोई भी नरेश जिसके अपनी एक तरह से औरस पुत्र या पुत्री नहीं होगी तो वह किसी प्रकार से किसी दूसरे बच्चे को गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता था। इस नीति को उन्होंने पूर्ण रूप से बंद कर दिया था और इस अधीनस्थ एकता की नीति को अधिक से अधिक उन्होंने व्यवहार में लाने के लिए इस नीति को उन्होंने पुनः एक तरह से वैधानिक रूप देना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्होंने ये आदेश दिया था कि भारतीय देशी राज्य अपनी गोद लेने की प्रथा के माध्यम से उनके यदि औरस पुत्र या पुत्री नहीं है तो वह किसी भी बच्चे को गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारतीय देशी राज्यों के प्रति अधीनस्थ एकता की नीति को प्रदर्शित किया था। इसी में अपन आगे देखते हैं, 1858 का महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी, इसमें नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा में इस नवीन नीतियों को स्थायी रूप दिया गया था। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया था कि कंपनी सरकार द्वारा नरेशों के साथ की गई सभी संधियों और समझौतों का पालन करना क्राउन के लिए अनिवार्य होगा। नरेशों को आश्वासन दिया गया था कि उनके पारिवारिक शासन को बनाए रखा जाएगा, यानी कि उनके पारिवारिक शासन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं की जाएगी। किसके द्वारा? कंपनी सरकार के द्वारा। उनके अधिकारों, गरिमा और प्रतिष्ठा का पूर्ण रूप से आदर एवं सम्मान किया जाएगा। ये भारतीय नरेशों के प्रति कंपनी सरकार ने एक तरह से आदेश जारी किया था, जिससे कि वो ये दिखा सकें कि भारतीय देशी राज्यों के प्रति वो एक तरह से अधीनस्थ रह रहे हैं, लेकिन उनकी एकता को भी वो बनाए रखे हुए हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारतीय देशी राज्यों के पारिवारिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करने का आदेश एवं भारतीय नरेशों की गरिमा, उनके सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का भी एक तरह से आदेश दिया था। इसी में आगे देखते हैं, इस प्रकार अधीनस्थ एकता की नीति की कुछ विशेषताएं भी थी, जिसमें थी ब्रिटिश सरकार ने विस्तारवादी नीति का परित्याग कर दिया था। चूँकि अपन शुरू से देखते थे कि जितने भी भारतीय विदेशी राज्य थे वो हमेशा कहीं ना कहीं अपना विस्तार चाहते थे, कोई साम्राज्यवादी क्षेत्र में, कोई आर्थिक क्षेत्र में। तो ब्रिटिश सरकार मेन रूप से आर्थिक क्षेत्र में अपना विस्तार चाह रही थी और अन्य क्षेत्रों में भी वो अधिकार करके भौगोलिक दृष्टि से भी नरेशों की जो सीमाएं थी उनको भी अपने अधिकार में करके अपना विस्तार करना चाह रही थी। उसको उन्होंने पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया था, जिससे कि भारतीय देशी राज्यों के प्रति एक तरह से एकता की भावना को वो दिखा सके। दूसरी नीति अपन आगे देखते हैं, भारत के देशी राज्यों को ब्रिटिश सरकार की ओर से संदेह प्रदान की गई थी।
इन संधों के माध्यम से देसी नरेशों को विश्वास दिलाया गया था कि उनके राज्य ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाए जाएंगे। संधें यानी कि संधें क्या होती थी कि ब्रिटिश सरकार पहले भारतीय देशी राज्यों को डे बाय डे अपने साम्राज्य में सम्मिलित करती आ रही थी, जिसमें अपन ने देखा था लॉर्ड हेस्टिंग्स था, वो शुरू से एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। इसी प्रकार से कई ऐसे गवर्नर जनरल आए जो कि ब्रिटिश साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ावा दे रहे थे और भारतीय नरेशों के जो राज्य थे उनको वो अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर रहे थे। तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था, संधों के माध्यम से भारतीय नरेशों को लिखित में ये एक विश्वास दिलाया था कि वो भारतीय नरेशों के किसी भी राज्य को अपने साम्राज्य में वो नहीं मिलाएंगे। यानी कि उनकी जो एक तरह से साम्राज्यवादी नीति थी उसका उन्होंने परित्याग कर दिया था। इसी में आगे देखते हैं, कंपनी सरकार ने देशी राज्यों के प्रति जो अविश्वास की नीति थी उसका भी पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया था। वैसे कंपनी सरकार के ऊपर हमें विश्वास तो कहीं नहीं था, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया था। ये सच्चाई है जिससे कि हमें विश्वास उनके ऊपर रह सकता था। हालांकि उनके माध्यम से हमारे देश में कितने सुधार हुए, अच्छे कार्य भी हुए, लेकिन उन्होंने हमें लाभ की बजाय हानि ज़्यादा पहुंचाई थी। इसीलिए उनके ऊपर हमारा विश्वास इतना नहीं था। हमारे देशी राज्यों का विश्वास कंपनी सरकार के प्रति पूर्ण रूप से टूट चुका था। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि वो हमारे ऊपर विश्वास रखें, हम उनका कहीं पर भी कोई अहित नहीं करेंगे। इस प्रकार से अपन देख रहे हैं दोस्तों, ये थी ब्रिटिश सरकार की देशी राज्यों के प्रति या कंपनी सरकार की देशी राज्यों के प्रति अधीनस्थ एकता की नीति, जिसमें तीसरी नीति थी। इसका काल था 1858 ईस्वी सन से 1947 ईस्वी सन तक। पहली नीति थी उनकी अहस्तक्षेप की नीति, यानी भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, खूब हस्तक्षेप करते थे वो। फिर दूसरी नीति थी उनकी अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, यानी अधीन तो रखेंगे लेकिन उनको फूट डालो शासन करो के रूप में भारतीय नरेशों को वो हमेशा एकता की भावना से नहीं रहने उन्होंने दिया, क्योंकि उनके आर्थिक हित इसी में उनके अच्छे से सध रहे थे। अब अगली नीति थी उनकी लास्ट जो थी ब्रिटिश सरकार की अधीनस्थ एकता की नीति, यानी अधीन रखेंगे और भारतीय नरेशों में या भारतीय देशी राज्यों में एकता की भावना को वो जारी रखेंगे, जिसके माध्यम से उन्होंने कई कार्य ऐसे किए थे जिससे कि भारतीय नरेशों को ये एहसास हो, भारतीय जनता को ये महसूस हो कि कंपनी सरकार हमारा अच्छे से हित कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, बचा हुआ अपन अगली क्लास में देखते हैं।